नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एडुप्लॉट डार्क हॉर्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के अंतर्गत पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सॉल्यूशंस को। आज का यह वीडियो 17 पीपीएससी परीक्षा के अंतर्गत फिजिक्स विषय की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रकाश वर्ष डैश के मापन की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष के बारे में हम यह जानते हैं कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है और यह एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी होती है। अगला सवाल है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। अगला सवाल है, प्रतिरोध का एसआई इकाई है ओम। अगला सवाल है, विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है किलो वाट आवर। अदिश राशि है कार्य। प्रतिबल यानी स्ट्रेस का एसआई मात्रक है पास्कल। आयतन का एसआई मात्रक है घन मीटर। समय का एसआई मात्रक है सेकेंड और चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है टेस्ला। अगला सवाल है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में और इसे हम लिखते हैं डीबी से। आवृत्ति मापने की इकाई है हर्ट्ज एच जेड। पराध्वनि गति का मापन किया जाता है मैक संख्या के द्वारा और जब मैक संख्या +1 हो जाता है तो इसे हम कहते हैं सुपर सोनिक। एसआई पद्धति में बल का मात्रक है न्यूटन। वायुमंडलीय दाब की इकाई है बार। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई है जूल। अगला सवाल है, गतिशील श्यानता का एसआई इकाई है पास्कल सेकेंड। शक्ति का मात्रक है जूल पर सेकेंड। दाब की इकाई है पास्कल और बिजली के करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर। माप इकाई में सीजीएस प्रणाली की परिभाषा है सी से सेंटीग्रेड, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल के और 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम के। कार्य, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिक ऊर्जा अदिश राशियाँ हैं। वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम ml² है, ये होता है किए गए कार्य के बराबर। तरंग दैर्ध्य की इकाई है मीटर। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा इसके माध्यम से परिपथ में विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, इसे हम कहते हैं एमीटर। शक्ति का भौतिक मात्रा का बीमा है M1 L2 L-3। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट है कैलोरी। समान भौतिक मात्राएं इकाइयाँ को प्रतिनिधित्व करता है जूल और कैलोरी, ये दोनों ऊर्जा के मात्रक हैं। हमारा अगला सवाल है, विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। रिगेलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है घनत्व मापने में। किसका घनत्व मापने में? तो धुएं का घनत्व मापने में। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर के। चंद्रमा की सतह पर चट्टान के पृथ्वी पर लाया जाता है तब क्या नहीं बदलता है? तो पृथ्वी पर लाने पे तो हम चूँकि जानते हैं कि चंद्रमा पर किसी भी पदार्थ को हम लेकर के जाएंगे तो उसका जो भार होगा, भार में कमी आती है, भार 1/6 हो जाता है, किंतु वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता। सेम उसी प्रकार से जब इस भार को हम पृथ्वी पर लेकर के आएंगे तो पृथ्वी पर केवल भार बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगला सवाल है, सदिश राशि है विस्थापन। माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, इसे हम कहते हैं सेंटीमीटर। यानी सेंटीमीटर को जब हम 0.39 से गुना करेंगे तो 1 इंच प्राप्त होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी? ऊर्जा की। मेगावाट बिजली नापने की इकाई है विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन जब हम करते हैं तो मेगा वाट में नापते हैं। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल। हवाई तोप, हवाई जहाज और पोत यानी जो पानी में चल रहा है उसकी गति को हम नापते हैं नॉट में। तो 100 नॉट की गति का मतलब होता है 115 मील प्रति घंटा के बराबर होता है। विद्युत की गति नापी जाती है एनीमोमीटर से।
दूरी की इकाई नहीं है वर्ग मील। वेक्टर स्केल बल। भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटी का एसआई इकाई वही है जो वर्ग की है। तो ऊर्जा वह इसका फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एसआई मात्रक वही है जो कार्य की है। सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मापक है ऑस्ट्रेड। एक नॉन एसआई यूनिट जिसे हम कहते हैं नीट निम्न में प्रकाशमिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं लूमिनस। टेस्ला एसआई व्युत्पन्न इकाई है, इसे हम मापते हैं चुंबकीय अभिवाह घनत्व। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य इकाई मापी जाती है एंगस्ट्रम में और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। आगे हम बात करें गॉस, इसको हम नापते हैं, गॉस में मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण को और ऊर्जा की इकाई दर्शाती है कैलोरी और जूल को। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड 1 कूलम विद्युत आवेश को दर्शाती है? तो एम्पियर। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई है जूल प्रति केल्विन। ध्वनि की तीव्रता को हम मापते हैं डेसिबल में और पदार्थ की मात्रक का जो मूल एसआई मात्रक है वो है मोल। आगे है पार्सेक डैश के मापन की इकाई है, तो पार्सेक में लंबाई मापते हैं। एंगस्ट्रम डैश के मापन की इकाई है, तो इसको भी हम लंबाई एंगस्ट्रम में नापते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलम। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के। डायोप्टर D बराबर 1/P, इससे हम लेंस की क्षमता को नापते हैं। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई है सीमेंस। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई है मीटर प्रति सेकंड क्यूब और भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई है वेबर। आगे हम बात करें भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत मापी जाती है एम्पियर प्रति मीटर में। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई है हेनरी। यंग मापक की इकाई है पास्कल। ऊष्मा क्षमता की इकाई है जूल प्रति केल्विन। कैपेसिटेंस की इकाई है फैराडे। रेडियो एक्टिविटी की इकाई है बैकुरल और संवेग की इकाई है न्यूटन पर सेकेंड और ज्योति की इकाई है लक्स। अपेक्षित घनत्व का कोई इकाई नहीं है और पास्कल में जड़त्व घनत्व को पास्कल में नहीं नापते। आगे है लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। ऊष्मागतिक तापक्रम का मूल एसआई मात्रक है केल्विन। दाब का सूत्र है बल बटा क्षेत्रफल। ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है दाब की इकाई का नाम। टार में नापा जाता है दाब को। निम्न मात्रक वही मात्रा नापता है जो पास्कल नापता है, तो टार और पास्कल दोनों दाब को नापते हैं। निम्न राशि में के लिए समय की इकाई भाजक यानी डिनोमिनेटर 2 बार दिखाया जाता है, इसको होता है त्वरण में। ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल। एटीएम और बार के बीच में संबंध, तो एक एटीएम बराबर होता है 1.013 बार। 1 पाउंड बराबर होता है 16 ऑन्स। मोहम स्केल, इससे हम मापते हैं खनिजों की कठोरता को। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹। इसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिकों द्वारा सौर विकिरण के समतल सतह पर आपतन कोण के गोलार्ध क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। तो सौर विकिरण समतल सतह आपतन कोण के गोलार्ध क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है पाइरेनोमीटर का। सदिश राशि है कौन सी? विद्युत क्षेत्र। 2 सदिश बराबर होते हैं यदि 2 सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी बराबर होगा यदि उनके परिणाम और दिशा दोनों एक ही हो। वह मात्रा या घटना जिसमें 2 स्वतंत्र गुण परिमाण और दिशा होते हैं कहलाती है सदिश। निम्न भौतिक मात्राएं एक अदिश राशियां हैं, यानी यंग के मापक जो है एक अदिश राशियां है। अदिश राशि नहीं है कौन सा? बलाघूर्ण। आगे मैच द फॉलोइंग है जिसका केवल सॉल्यूशन दे दिया गया है इस बुक में। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। लेंस की क्षमता को मापते हैं डायोप्टर में। ऊष्मा को मापते हैं जूल में और रेडियो एक्टिविटी की सक्रियता को नापते हैं बैकुरल में। उसी प्रकार
दाब का एसआई मात्रक है पास्कल, शक्ति का एसआई मात्रक है न्यूटन, तापक्रम का एसआई मात्रक है केल्विन, ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। आगे बात करें, एनीमोमीटर में हम वायु की गति को मापते हैं, एमीटर में विद्युत धारा की माप करते हैं, टैकोमीटर में घूर्णन की दिशा को नापते हैं और पायरोमीटर में उच्च ताप का मापन किया जाता है। उच्च वेग जो होता है उसको हम मैक में मापते हैं, तरंग दैर्ध्य को हम एंगस्ट्रम में मापते हैं, दाब की इकाई है पास्कल और ऊर्जा का हम जूल में मापन करते हैं। त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल न्यूटन का मात्रक है, कृत कार्य यानी किए गए कार्य का मापन हम करते हैं जूल में और आवेग को हम मापते हैं न्यूटन पर सेकंड में। उसी प्रकार क्यूसेक में नापा जाता है द्रव प्रवाह की दर को और बाइट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आता है। रिक्टर स्केल से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं और बार से हम मापते हैं दाब। तरंग दैर्ध्य का मापन किया जाता है एंगस्ट्रम में, ऊर्जा का मापन हम करते हैं जूल में, ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं डेसिबल में और आवृत्ति को हम मापते हैं हर्ज में। आगे है वाट से हम शक्ति मापते हैं, नॉट से समुद्री जहाज की गति को नापते हैं, नॉटिकल मील में नौ संचालन की दूरी को मापते हैं और कैलोरी ऊष्मा नापते हैं। आगे विभिन्न प्रकार के मापक की बात की गई है। इसके अंतर्गत द्रवों के घनत्व मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसको हम यूज करते हैं पिक्नोमीटर का। वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर, दूध के घनत्व को मापन के लिए लैक्टोमीटर, रेडियोधर्मिता की माप के लिए गीगर मूलर काउंटर, सागर की गहराई फैथोमीटर, टर्मिनल डॉप्टर वेदर रडार यूज किया जाता है खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने के लिए। वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है, इसको हम कहते हैं कैलोरीमीटर। वर्षा का मापन हम करते हैं रेन गेज में और हवा के बल और वेग का मापन हम करते हैं एनीमोमीटर में। बॉडी मास इंडेक्स BMI की गणना की जाती है वजन बटा लंबाई का स्क्वायर। अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए हम करते हैं नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ, ये तीनों टेस्ट हम करते हैं। वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र में दूरी नापने के लिए किया जाता है, इसको हम कहते हैं ओपिसोमीटर। वायुदाब को नापने वाला उपकरण है बैरोमीटर। नैनो सेकंड से भी कम समय को मापने के लिए हम यूज करते हैं परमाणु घड़ी का। पायरोमीटर में विकिरण ताप मापी है, हाई टेम्परेचर को हम मापन करते हैं। हीलियोमीटर में हम यूज करते हैं सोलर रेडिएशन को। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर। अत्यधिक उच्च ताप वाले मापन में हम यूज करते हैं पायरोमीटर का। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड माप सकता है, ये पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है। सोनार नौ संचालकों द्वारा यूज किया जाता है। भूकंप की तीव्रता हम सिस्मोग्राफ के द्वारा प्राप्त करते हैं और इसमें हम यूज करते हैं रिक्टर स्केल का। कलाई घड़ियों में प्रदर्शित युक्तियों में पॉकेट कैलकुलेटरों का प्रयोग किया जाता है द्रव क्रिस्टल का। रक्त दाब मापन यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर काम करता है वो है ध्वनि तरंगों की अध्यारोपण। ऑक्सैनोमीटर पौधे की वृद्धि को मापने का कार्य करता है। पारे की साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें विशेषता होती है उच्च संचालन शक्ति की। वस्तु की ऊंचाई को नापने के लिए हम यूज करते हैं सेक्सटेंट का। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं लक्स मीटर। आगे है समुद्र की गहराई फैथोमीटर। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफी का जब सवाल किया जाता है तो उत्तर देते हैं या मापी जाती है मस्तिष्क की सक्रियता और हृदय गति की दर पर निर्भर करता है। स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है जिसका कारण ध्वनि का परिवर्तन बढ़ गया है। सोनोग्राफ में तरंगे किरणें प्रयोग की जाती है, पराश्रव्य तरंगे को यूज करते हैं। फैम्टा का मतलब होता है 10⁻15। विंड वेन का निर्धारण करता है पवन की दिशा। पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है हाइड्रोफोन को। रोमर स्केल तापमान को मापता है। निम्न उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वो DC करंट हो या AC करंट, तो इसको हम कहते हैं एमीटर। वह उपकरण जिसका उपयोग विद्युत सर्किट
में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है, इसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़े में उत्पन्न होने वाले ध्वनियों को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं अल्टीमीटर। एक पाइप में बहने वाले द्रव की गति की दर को मापने के लिए वेंचुरी मीटर का यूज किया जाता है। भूकंप की पहचान और रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ, एक मौसम संबंधी उपकरण जिसमें एक कीप यानी फनल के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाले ट्यूब से जुड़ा होता है। इसका उपयोग निश्चित समय प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा को मापन के लिए किया जाता है, इसको हम कहते हैं वर्षा मापक और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं रेन गेज। निम्न उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, इसको हम कहते हैं पेरिस्कोप। मीटर जो वाहन की चाल का पता लगाता है, इसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर। सेक्सटेंट उपकरण का यूज करते हैं नौसंचालक। एक उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले रही है या नहीं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। सापेक्षिक आर्द्रता हम मापते हैं हाइग्रोमीटर से, और मानव स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जो उपयोग करते हैं उसको हम कहते हैं फोटोमीटर। फैदोमीटर और फोटोमीटर में अंतर है। वर्षा मापने के यंत्र एक तो रेन गेज है और दूसरा है हाइटोमीटर। यूडियोमीटर में मापन किया जाता है गैस के आयतन का, और ब्यूफोर्ट स्केल में मापते हैं हवा की गति को। स्पाइगमैनोमीटर रक्त दाब मापी यंत्र है, ये धमनियों में चल रहे रक्त का दाब का पता लगाती है। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपयोग किया जाता है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। रक्त का दाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही यानी रिसेप्टर होता है मुकानो रिसेप्टर, उसको हम बोलते हैं। कम तापमान को मापने का यंत्र कहा जाता है क्रायोमीटर को। एक पायरोमीटर, एक क्रायोमीटर। किए गए काम को मापन के लिए यंत्र कहा जाता है अर्गोमीटर। विकिरण के सभी प्रकार अल्फा, बीटा, गामा का पता लगाने के लिए उनकी माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है गीगर काउंटर। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने का यंत्र है साइनोमीटर। समय के माप करने वाला यंत्र है क्रोनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने का यंत्र है ल्यूसीमीटर। विशिष्ट गुरुत्व को मापने में इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है एयरोमीटर। दूध के विशिष्ट गुरुत्व को मापते हैं हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। आगे बात करें विद्युत परिपत्र की धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का। विद्युत परिपत्र को मापने के लिए निम्न यंत्र का उपयोग करते हैं, तो एक ओम मीटर का भी यूज करते हैं। आगे मैच द फॉलोइंग है जिसका सॉल्यूशन बुक में दिया हुआ है। अमीटर से हम मापते हैं विद्युत धारा को, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता, बैरोमीटर से दाब, स्प्रिंग तुला से हम भार का मापन करते हैं। स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनने के लिए यूज करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर का बीपी चेक करने में, कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता, और लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता। सेम उसी प्रकार से है। एनीमोमीटर का यूज करते हैं वायु वेग के मापन के लिए। सिस्मोग्राफ से भूकंप, बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन किया जाता है। आगे इस बुक में दिया गया है मैकेनिक्स और ग्रेविटेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस, आइए इसको भी देख लेते हैं। सवाल है ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना या ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर उठाने में अधिक आसान कौन सा है, तो लुढ़कना ज़्यादा आसान है। नदी में बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है, तो गतिज ऊर्जा का यूज करता है। एक गतिशील बस अचानक ब्रेक लगाने पर सवारी आगे की ओर झुक जाती है, ये है न्यूटन का प्रथम नियम। जेट इंजन डैश के आधार पर काम करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के आधार पर काम करता है। विसर्पी घर्षण सीमित घर्षण से थोड़ा कम पावरफुल होता है और इससे कम होता है लुढ़कन घर्षण में। एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर करती है लोलक की लंबाई पे। गति जो कुछ समय बाद खुद को दोहराती है उसे हम आवधिक गति कहते हैं। आगे है गुरुत्वाकर्षण नहीं है किसके पास, तो कृत्रिम उपग्रहों के पास गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। स्थिर गति से दौड़ रही रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, तो वह गेंद गिरेगी, कहाँ गिरेगी, तो यात्री के हाथ में ही गिरेगी। जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। जी और आर का विपरीत संबंध है। अगर आर
बढ़ेगा तो जी घटेगा, आर घटेगा तो जी बढ़ेगा। विषुवत रेखा पे आर बढ़ता है तो जी कम हो जाएगा, ध्रुवों पे आर घटेगा तो जी बढ़ जाएगा। और इस जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। आगे है कि उपयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए एक शेल्फ में बनी रही, तब उसे हटाया नहीं गया था। यह उदाहरण है किसका? प्रथम नियम का। मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूँ, वह वापस मेरे पास आ जाती है। ये तीसरे नियम का है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जा सकता है, इसको हम कहते हैं पलायन वेग, और इसका मान होता है 11.12 मीटर प्रति सेकंड। एक सितार ध्वनि तरंगें उत्पन्न करती है, अप्रगामी और अनुपस्थ प्रकार की तरंगों को वो उत्पन्न करती है। प्रत्येक क्रिया की एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन ने दिया था और ये इनका नियम है 3rd नंबर का। लिफ्ट में किसी पिंड की आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक हो जाएगी यदि लिफ्ट कहाँ जाएगी तो ऊपर की ओर त्वरित होगी। एक भारहीन रबर गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है तो इसका भार जल में इसका भार हो जाएगा 0। पानी में किसी भी चीज़ को अगर हम डालते हैं तो वो भारहीन हो जाती है। जब किसी पिंड को चंद्रमा के पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो केवल भार बढ़ेगा, मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसका भार घट जाएगा। कितना घटेगा? 1/6। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहती है तो उसका घनत्व नहीं बदलता है। मात्रा बदल जाएगी, घनत्व नहीं बदलेगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है तो भौतिक राशियाँ जो नहीं बदलेगी वो उसका आयतन नहीं बदलेगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और दोलन गति में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी सतह से ऊपर भारी हो गई है। पीसा की मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि इसका जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है वह ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज में यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो वह बम नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? बम के ठीक ऊपर होगी। प्रेशर कुकर के अंदर उच्च तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन के ऊपर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है। ये ऐसा होता है वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण। रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे और जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार 0 हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा। आगे है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगुना कर दिया तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह उसका 4था भाग लगेगा। किसी वस्तु का भार उसके ध्रुव पर अधिकतम होता है। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि G इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। लोहे के गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 kg है, अंतरिक्ष में उसका भार कितना होगा? तो 0 हो जाएगा। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर। वायुमंडलीय दाब अचानक गिर गया, इसका मतलब है कि तूफान आने की संभावना है। एक व्यक्ति स्थिर नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूरी बढ़ाएगी। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी का सतह कैसा रहेगा? तो पानी का सतह अपरिवर्तित रहेगा। पानी के गिलास में जो बर्फ़ डूबा हुआ है तो ये पानी के नीचे 1/9 है। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुँह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरती है। रेलगाड़ी किधर चल रही है? तो रेलगाड़ी आगे गति के साथ बढ़ रही है। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार कौन है? तो घर्षण बल जिम्मेवार है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन पे होता है, अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 277 डिग्री केल्विन। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसे हम कहते हैं स्थिरता का जड़त्व, या ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जिसे हम कहते हैं जड़त्व का सिद्धांत।
गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है एक सेव छोड़ता है तो अंतरिक्ष यान साथ साथ उसकी गति भी गतिमान हो जाएगी। मतलब अगर एक अंतरिक्ष यान गति कर रहा है, इसने सेव छोड़ दिया तो सेव भी गति कर रहेगा और इसकी स्पीड भी वही होगी जो उस यान की है। कलाई घड़ी में प्रयुक्त युक्तियों में एक पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयोग किया जाता है द्रव क्रिस्टल को यूज करते हैं। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। एक कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। वह ऐसा करता है क्योंकि अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। एक वस्तु उस समय स्थित संतुलन में है जब वह एक समान वेग से चल रही है। गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसको सीरीज में हाई रेसिस्टेंस के साथ जोड़ करके हम वोल्ट मीटर में चेंज कर सकते हैं। किसी पदार्थ की डैश को उस पदार्थ की सतह का एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम को न्यूटन राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये कार्य की बात कर रहा है। किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को हम कहते हैं काम। किए गए कार्य की दर होती है शक्ति। और गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कार, लुढ़कते पत्थर और उड़ते विमानों से ऊर्जा संबंधित है कौन सी? गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा जो है यानी मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू स्थितिक ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, दोनों के योग के बराबर है। किसी पिंड की गतिज और स्थितिक ऊर्जाएं उसकी यांत्रिक ऊर्जा के घटक होते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बांध के पीछे स्थित पानी के उदाहरण है। जल वैद्युत शक्ति केंद्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टरबाइनों पर पड़ने वाले सॉफ्ट को घुमाने वाले जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। टरबाइन के सॉफ्ट घुमाते पानी से स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। टरबाइन के सॉफ्ट स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देंगे। आगे सवाल है, निम्न ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में चेंज करते हैं। टरबाइन गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। गतिज ऊर्जा निर्भर करती है गतिशील पिंड के वेग और द्रव्यमान पे। जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार हैं। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्वारा मापी जाती है। तो वस्तु का जो जड़त्व होता है उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है और अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड को उच्च जड़त्व पाए जाते हैं। कोई वस्तु विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में है और परिवर्तन का विरोध कर रही है यानी वो जड़त्व में। 1687 में प्रकाशित फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से हम जानते हैं, इसको लिखा था आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन के निम्न नियम बल की परिणामात्मक परिभाषा देते हैं। तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है ये बताता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये दाब की परिभाषा को स्पष्ट रूप से व्याख्यात करता है। जड़त्व है वर्तमान स्थिति में होने वाली परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति। जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तब तक स्थिर वस्तु विराम अवस्था में है। ये जड़त्व का नियम है। आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए हैं? तो 3 नियम उन्होंने दिए हैं। तोप से फायरिंग, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। न्यूटन का पहला नियम है जड़त्व का सिद्धांत। जब तक कोई वस्तु स्थिर न रहे जब तक वस्तु तब तक स्थिर है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमें बताएगा किस बारे में? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो द्रव्यमान हमें पता है तो हमें क्या चाहिए होगा? त्वरण चाहिए होगा। रॉकेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी में न्यूटन की गति का यूज करते हैं। बल के आयाम है mlt-2। यदि दो बल विपरीत दिशा में किसी पिंड पर कार्य कर रहे हैं
तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का अंतर होता है। निम्न मात्रा में मरोड़ संतुलन का उपयोग करके मापी जाती है बल को। बल का परास घातांक 10⁻16 होता है। ये बताता है दुर्बल नाभिकीयता को। बल का आघूर्ण की दिशा है प्रबल बल के दिशा के लंबवत। बल आघूर्ण का SI मात्रक है न्यूटन मीटर और बल के अनुप्रयोग के बिंदु रोटेशन की दूरी के बीच का सीधा संबंध होता है आघूर्ण भुजा। घूर्णन करने वाले वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम होता है बल आघूर्ण। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को कहते हैं बल। स्थिति और संवेग की अनिश्चितता बराबर होती है तो वेग में अनिश्चितता होगी 1/2 मीटर रूट अंडर हाइट अपॉन पाई। दूरी का सूत्र है गति गुना समय। दिया गया समीकरण एक वृत्ताकार पथ पर चलने वाले पिंड की गति के गुना प्रदान करता है। यहाँ भी बराबर होगा चाल बटा गति। किसी वस्तु पर एकांक समय में तय की गई दूरी को हम कहते हैं चाल। एक वस्तु को किस प्रकार की गति में कहा जाएगा यदि वह सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, तो ये असमान गति है। प्रक्षेप्य के पथ को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। जब किसी कण के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह वस्तु ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है, इसे कहते हैं त्वरण नीचे की ओर होता है। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका त्वरण नीचे की ओर हो जाता है। एक्सेलरेशन यानी ऊपर की ओर चला गया है, अब ये नीचे की ओर आएगा। यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो उसमें निम्न परिवर्तन नहीं होता है, उसका त्वरण नीचे से ऊपर की ओर जाने पर नहीं बनेगा। जब त्वरण 0 हो जाएगा तो फिर वापस उसमें चेंज जाएंगे। एक प्रक्षेप्य गति को प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा का एक समान होती है चाहे वह वस्तु का थीटा और डैश पर प्रक्षेपित हो। 90 डिग्री पर एक तोप का गोला दागा गया। इस गोले की गति प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण है। यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग यानी यहाँ पे इसका वेग कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप्य की गति के दौरान उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण। त्वरण के SI मात्रक में सेकेंड का घात होता है 2। त्वरण डैश के परिवर्तन के दर के बराबर होता है तो ये वेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। त्वरण जो है मात्रा में व्युत्क्रमानुपाती होता है और बल के समानुपाती होता है। एक वेग समय ग्राफ की ढलान दर्शाती है त्वरण के बारे में और गति की समीकरण है 2s = 2ut + at²। इस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स माना जाता है। तो स्थैतिक घर्षण को घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है और घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम हैं घर्षण बल के कारण। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को हम कहते हैं घर्षण बल। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच प्रतिरोध करने वाला बल कहलाता है घर्षण। यदि गति में रहते हुए घर्षण की दूरी किसी वस्तु से होकर गुजरती है तो उस गति को कहा जाता है घुमाव बल। घूर्णन गति के 2 प्रकार है, एक तो स्पिन और दूसरा है कक्षीय गति। यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति पर चलती है तो प्रत्येक घटक कण एक वृत्त पर चलेंगे जिससे केंद्र एक रेखा पर स्थित हो जाएगा जिसे हम कहेंगे घूर्णन की दूरी। एक घूर्णन वस्तु पर डैश हर बिंदु में एक समान होता है तो कोणीय वेग हमेशा समान होगा। जब नेट टॉर्क 0 होगा तब कोणीय संवेग स्थिर हो जाएगा। जड़त्वाघूर्ण टॉर्क कोणीय त्वरण के बीच कौन सा संबंध है? तो कोणीय त्वरण जो होता है वो टॉर्क बटा जड़त्वाघूर्ण होता है। सरल आवर्त गति में m द्रव्यमान के कण आवर्त गति t के बीच उचित संबंध है तो t = 2 पाई √ मास बटा k। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय गति से चल रही है तो उसकी औसत गति क्या होगी? यदि वह 1 सेकंड में 1 चक्कर पूरा करती है तो वृत्तीय गति उसकी
0 हो जाएगी। अब केंद्रीय बल द्वारा शून्य कार्य किया जाता है। अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की स्थैतिक ऊर्जा बराबर होती है 0.5 kx² के। सरल लोलक का आवर्तकाल, जहाँ L लोलक की लंबाई है और G गुरुत्वीय त्वरण है, फिर भी ये होगा 2π के बराबर। निम्न विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है। दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। लोलक द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय कहलाता है आवर्तकाल और ये होता है 2 सेकंड के बराबर। किसी सरल लोलक की गति एक आवर्ती गति का उदाहरण है। एक पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि से घटेगी या बढ़ेगी, तो बढ़ेगी, क्योंकि मास। किसी साधारण पेंडुलम में एक छोटी सी धातु की गेंद या पत्थर के एक टुकड़े को एक धागे द्वारा दृढ़ स्टैंड से लटका हुआ है। धातु के गेंद या पत्थर के टुकड़े को पेंडुलम का बॉब कहा जाएगा। एक्शन एट अ डिस्टेंस गुरुत्वाकर्षण बल को हम कहते हैं, जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी के बीच। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल उसके द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती होता है। जी मूल्य का निर्धारक किया था लॉर्ड कैवेडिस ने। गुरुत्वाकर्षण में जी को कहा जाता है गुरुत्वीय स्थिरांक। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना बढ़ा दी जाए तो उनके बीच का आकर्षण मूल का 1/9 हो जाएगा। यदि यानी डी और जी का विपरीत संबंध है। एक लोहे की गेंद तथा समान त्रिज्या की एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से छोड़ा गया। भूमि पर पहुंचने पर दोनों द्वारा लिया गया समय बराबर होगा। ये एक लोहे की गेंद तथा सामान्य त्रिज्या की एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में, ध्यान देंगे, निर्वात में जब भी हम किसी दो वस्तु को छोड़ते हैं वो नीचे की ओर गिरेगी तो सेम समय में वो नीचे की ओर गिरती है। अगर निर्वात नहीं है तो स्थिति बदल सकती है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए तो शरीर का वजन घट जाएगा। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। यदि पृथ्वी सतह से 2r की दूरी पर जी के कारण त्वरण का मान डैश होता तो r पृथ्वी की त्रिज्या है, तो ये g/9। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान अधिक हो जाएगा। एक लिफ्ट जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है, उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन होता है। उसी के बराबर वजन जब व्यक्ति स्थिर रहेगा, वजन में तो कोई बदलाव नहीं होगा। एक ग्रह का गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के स्थान पर के साथ त्वरण कम हो जाएगा। ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि जैसे जैसे होती जाएगी त्वरण कम होता जाएगा। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान 0। किसी वस्तु का अधिकतम भार ध्रुव पर होगा। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में होता है 0। यदि किसी वस्तु की ऊंचाई से नीचे गिराया जाए तो हवा में प्रतिरोध न हो तो उसकी गति बढ़ेगी। यदि पृथ्वी के केंद्र से 2r की ऊंचाई पर स्थित व्यक्ति का वजन त्रिज्या से 1/4 होगा। एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर 1 सेकंड में जमीन पर पहुंचती है। जमीन पर टकराने पर उसका वेग होगा 9.8 मीटर पर सेकंड। शरीर के भार W का सूत्र होता है W = मास इंटू ग्रेविटी। यदि किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा t है, त्रिज्या 4 की कक्षा में परिक्रमा की अवधि है, तो ये 8 गुना हो जाएगा। उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। आगे
मैच द फॉलोइंग में है। शून्य द्रव्यमान होता है न्यूट्रिनो का, भिन्नात्मक चार्ज होता है क्वार्क का, भिन्नात्मक स्पिन होता है पोसिट्रॉन का और इंटीग्रल स्पिन होता है बोसॉन का। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे इस बुक से हम चर्चा करेंगे स्थूल पदार्थों के गुणों के बारे में और साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण MCQs के बारे में। ध्यान रखेंगे ये सभी क्वेश्चंस 70th BPSC परीक्षा और साथ में जो अन्य परीक्षाएं चल रही है जैसे कि CTET वगैरह, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शी यू।